Assalamu alaikum. Today our topic is ecclesia. We will cover all the points which are very important for any point of view, like exam, any kind of. And at the end of video, I will ask a couple of MCQs that we have to solve it. So let's start a video about ecclesia. So related to this, we have 4 points जिनको one by one हम clear करेंगे. First one is absence of relaxation. Second one, hypertonic lower esophageal sphincter. Third one, failure of propagative esophageal. And fourth one is progressive dilation of gullet. So these 4 points are very important, जिसके बारे में हम वन बाय वन क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट इसका. एज इट इज़ अ डिजीज ऑफ इसोफेगस. सो इसोफेगस जो है ओरल कैविटी से लेकर स्टमक तक जो एक पाइप है उसको बोलते हैं इसोफेगस. और इसमें एक मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस. सो पेरिस्टालसिस एक वेव टाइप मूवमेंट होती है जिसमें फूड पार्टिकल्स ओरल लाइक माउथ से लेकर स्टमक तक जाता है और एक वेव फॉर्म में लाइक कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन टाइप मूवमेंट होती है. ये एक वेव टाइप. सो ये मूवमेंट होती है. और इसके बाद हमें इसके दो मेन चीज़ें जो हैं हम स्फिंक्टर्स होते हैं. लाइक इट इज़ अ डिजीज रिलेटेड टू लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर जो कि स्टमक और इसोफेगस के लाइक एट द एंड ऑफ द इसोफेगस एंड एट द स्टार्ट ऑफ द स्टमक. So how lower esophageal fails to relax? Like one point we will clear that absence of relaxation. How? और इसके ऑपोजिट लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर के ऑपोजिट एट द अपर साइड ऑफ द इसोफेगस देयर इज वन स्फिंक्टर लाइक अपर इसोफेगस स्फिंक्टर. So we have like two type of muscles in upper esophagus sphincters. We have striated muscle fibers and at the lower esophageal sphincter we have smooth muscle fibers. तो ऐसे कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो कि स्मूथ मसल फाइबर्स को रिलैक्स नहीं होने देते, अब हम ये पढ़ेंगे. So here we have brainstem. In brainstem we have two type of nucleus. One is dorsal motor nucleus and second one is nucleus ambiguous. सो ये दोनों वैगल नर्व जो होती हैं न्यूक्लियस एम्बिगस की जो नर्व होती है वो अपर इसोफेगल स्फिंक्टर के मसल्स को सप्लाई करती है और जो कि डोर्सल मोटर न्यूक्लियस है वो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर के मसल्स को जाके सप्लाई करती है. हमारे पास दो टाइप के जो हैं न्यूरॉन्स निकलेंगे. फर्स्ट आई एम ड्राइंग एक्साइटरी न्यूरॉन्स जो कि प्री गैंग्लियन फाइबर्स जाते हैं और जाकर पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं. देन उसके बाद एसिटाइलकोलिन के रिलीज होने के बाद वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लाइक इट इज़ एक्साइटरी न्यूरॉन्स. सो इट इज़ वी कैन से दैट इट इज़ मीडिएटेड बाय मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. सो सेकेंड जो न्यूरॉन है न्यूरॉन इनहिबिटर न्यूरॉन टीएमएन से निकलेंगे लाइक प्री गैंग्लियन फाइबर्स और जाकर नॉर्मली ये पोस्ट गैंग्लियन के साथ अटैच होकर बाय रिलीजिंग ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड ये इसोफेगस के लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर में मसल्स को रिलैक्स करता है लाइक वेव को बरकरार रखने के लिए. But in achalasia there is loss of post ganglion, so that's why there is no release of any nitric oxide and vasoactive intestinal polypeptide जिसकी वजह से यहाँ पर relaxation नहीं हो सकेगी. और then we can say that there is absence of relaxation or we can say that there is fails to relax due to smooth muscle fiber due to inhibitory neurons due to no release of nitric oxide and vasoactive intestinal polypeptide. तो ये वैगल नर्व थी जिसकी वजह से ये लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर पे जाकर यहाँ पर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की वजह से डिफेक्टिव इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की वजह से यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियन लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वो मसल्स रिलैक्स नहीं कर पाते और फिर हम उसको कहते हैं एकलेजिया. सो लेट्स कंपाइल दिस पॉइंट. हमारे पास दो न्यूरॉन्स होते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन्स एंड एक्साइटरी न्यूरॉन्स. इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड और एटीपी रिलीज करते हैं जो कि मेडिएट करते हैं मसल्स के रिलैक्सेशन को. एंड ऑपोजिट साइड वो है एक्साइटरी न्यूरॉन्स जो कि एसिटाइलकोलिन और सब्सटेंस
पी को रिलीज करते हैं और ये करते हैं मसल्स की कंट्रैक्शन को। तो एक्लेजिया में होता क्या है कि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स डिफेक्टिव होता है लॉस ऑफ पोस्ट गैंग्लियन की वजह से, और मे बी अनदर काजेज दैट वी विल डिस्कस हियर। So first cause is loss of myenteric plexus due to loss of postganglion inhibitor. So we already discussed about it that due to this part, due to postganglion, there is loss of this myenteric plexus, and so there is no relaxation. Second is loss of dorsal vagal nucleus, like it is later situation. So here is where DMN nucleus. So due to this nucleus there is no preganglion and so no postganglion. So this is also main cause. So these were primary causes. Now we will discuss about secondary causes that is come from after any disease. So in secondary eclasia, it is arise from Chagas disease like infectious by Trypanosoma cruzi. We can also call it secondary name like pseudo eclasia. This is a very important point. Now there is clinical features of eclasia. The first most important point is dysphagia. Dysphagia not just for solid, it is also for liquid, both. This is a very important MCQs also come in many exam point of view. So when there is liquid prominent written, so it will be 100% sure that it will be a eclasia related disease. सेकेंड पॉइंट इज नो हार्टबर्न। होता क्या है कि जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है वो क्लोज होता है। इट्स मीन हमने क्या पढ़ा था, नो रिलैक्सेशन। सो वो रिलैक्स ही नहीं होता, मीन्स वो कंस्ट्रिक्ट रहता है। तो जब वो क्लोज रहेगा तो नीचे का जो स्टमक का कंटेंट है वो ऊपर नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो हार्ट बर्न नहीं होता। लाइक इट मोस्टली हैपन इन जर्ड। सो जर्ड में जो है कंटेंट नीचे से ऊपर मूव करता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्निंग स्टार्ट होती है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी इसोफिगल है वो बिल्कुल स्पाल हो जाती है, उसकी वजह से हमें चेस्ट पेन फील होता है। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट है पुअरली इसोफिगस एम्पटीज। होता क्या है कि नीचे जब इसोफिगस स्फिंक्टर क्लोज होता है तो फूड पार्टिकल स्टमक में आता ही नहीं है, तो मोस्टली जो है वो उस इसोफिगस फूड पार्टिकल से एम्प्टी होती ही नहीं, तो उसको बहुत लेट लगता है कि जाके वो स्टमक में एम्प्टी हो। So next point is nocturnal pulmonary aspiration. Due to close of lower esophageal sphincter, there is a lot of pressure of food particle, like वो प्रेशर करते हैं कि फूड पार्टिकल को जैसे तैसे स्टमक में पहुंचाया जाए। लेकिन लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर के क्लोज होने की वजह से जो एसोफेगल बॉडी होती है वो डायलेट हो जाती है उस प्रेशर की वजह से। तो जिसकी वजह से जो है एज इट वी कैन से दैट देयर इज एस्पिरेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल फ्रॉम डायलेटेड इसोफेगस। सो हेयर वी विल इन्वेस्टिगेट बाय बैरियम स्वेलो। इसोफेगस में दो मेन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं। वन इज नैरोइंग ऑफ द लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर एंड बिल्कुल उसके ऊपर वहाँ पर एक डायलेटेड बॉडी इसोफेगस नज़र आती है, जिसकी वजह से हम ये कंफर्म करते हैं कि दिस इज एक्लेजिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बर्ड बीक जैसी बिल्कुल नैरोइंग नज़र आ रही है और उसके बिल्कुल ऊपर डायलेशन नज़र आ रही है। तो ये दो मेन चीज़ें होती हैं जो कि एक्लेजिया को कंफर्म करती हैं। सेकंड जो है डायग्नोज करने के लिए मोनोमेट्री, जो कि कंफर्म करता है हाई प्रेशर की वजह से। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो हाई प्रेशर क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोज्ड इसोफेगल स्फिंक्टर। तो फूड पार्टिकल्स ऊपर से प्रेशर डालता है, तो जिसकी वजह से वो डायलेशन होती है और फिर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सो व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? फर्स्ट इज न्यूमेटिक डायलेशन देन सर्जिकल मायोटोमी। तो न्यूमेटिक डायलेशन में होता क्या है कि बैलून को है वो डालते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप जो है बाय थ्रू द प्रोसीजर उसको बिल्कुल डायलेट करते हैं स्फिंक्टर को खोलने के लिए, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल का जो फ्लो है वो रिस्टोर हो जाता है स्टमक के। देन व्हाट अबाउट सर्जिकल मायोटोमी? इसको हम हेलर ऑपरेशन भी कहते हैं। तो सर्जिकल मायोटोमी में होता क्या है कि लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर के जो मसल फाइबर होते हैं उसको स्प्लिट करते हैं, थोड़े से उसके अंदर से कट लगाते हैं, जिसकी वजह से वो स्फिंक्टर खुल जाता है और फूड इजीली पास आउट होता है। बट मेनली जो है पार्शियल फंडोप्लिकेशन करते हैं, उसका जो पार्शियल पार्ट होता है वो कट करते हैं और स्टमक से ओवरलैप कर देते हैं।
क्योंकि इन जो दो मैनेजमेंट है इनकी वजह से हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन होती है जर्ड, जिसकी वजह से बिकॉज ज़्यादा स्फिंक्टर के खुलने की वजह से जो स्टमक कंटेंट होता है वो बैक इसोफेगस में जाता है, जिसकी वजह से हमें जर्ड जो है मेनली कॉम्प्लिकेशन नज़र आती है, जिसकी वजह से हम उसको प्रिवेंट करने के लिए हम मोस्टली जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं और साथ उसको हम पार्शियल फंडोप्लिकेशन करते हैं. So here is lab question. I think you will solve it without any difficulty. Just keep in mind a clear point that is indicated about this topic, and here is option. So you can check what is the answer. Okay, goodbye.